नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 की तैयारी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी टेट 2019 का पेपर हिंदी विषय का। और यह वीडियो आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं 2019 के पेपर में हिंदी कैसी आई थी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले, उसका तैयारी करने से पहले सर्वप्रथम हमें जानकारी होनी चाहिए कि पिछले वर्षों में पेपर कैसा आता है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, मिट्टी का माधो होने का अर्थ। मिट्टी का माधो होने का अर्थ है समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति होना, कृष्ण मूर्ति या बहुत ही मूर्ख। मिट्टी का माधो मतलब बहुत ही मूर्ख। क्या कहेंगे? बहुत ही मूर्ख। कई जगह होता है मिट्टी के महादेव, माटी के महादेव, मतलब बहुत ही मूर्ख, मतलब मिट्टी हो, इसमें कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, आए देखें अगला कुछ और है इनके। मिट्टी के माधव मुहावरे का अर्थ हुआ बहुत ही मूर्ख होना। इस अर्थ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य मुहावरे इस प्रकार: काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी। इसका अर्थ भी यही होगा, बहुत ही मूर्ख होना। प्रश्न संख्या 32, तद्धति का संधि विच्छेद क्या है? तद्धति का संधि विच्छेद क्या है? ततधित, तत, तदधित, ततहित या तदहित। तो जो यहाँ पास तद्धत का संधि विच्छेद होगा ततहित, क्या होगा? ततहित। इसकी व्याख्या देखते हैं। तद्धत का संधि विच्छेद होगा ततहित। तद्धत संधि में व्यंजन संधि है। इसमें वर्गों में अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्गों में हा आए तो वह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, उत धन हत उद्धत, उत धन हार उद्धार, वाक धन हरि वाग्घरि। उद्विग्न, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद्दिन, उत्दिग्न, उत्विग्न, उत्विग्न। जो उद्विग्न का संधि विच्छेद होगा उत्विग्न, क्या होगा? उत्विग्न। क्लियर। इसके और एग्जाम्पल देख लीजिए, दिक धन गज दिग्गज, सत धन वाणी सदवाणी, वाक धन जाल वाक जाल। अलंकार से, बीती विभावरी जाग रही, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा। तो यहाँ पास ये है रूपक अलंकार। क्या है रूपक अलंकार? देखिए उक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। इसमें अंबर उपमेय, पनघट उपमान, तारा उपमेय, घट उपमान, उषा उपमेय, नागरी उपमान का अभेद आरोप है। इसलिए इस पंक्ति में क्या हुआ? रूपक अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, उधव नित बसति बहार वर्षा की है, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक, उपमा, यमक, श्लेष। तो यहाँ पास होगा श्लेष अलंकार। क्या होगा? श्लेष अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो घनश्याम शब्द के लिए एक से अधिक अर्थ है। यहाँ इसका एक अर्थ है कृष्ण, दूसरा है अर्थ बादल, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? मुनि, बालिका, लड़का, बेटा। यहाँ पास देखिए, बालिका का बालिकाएं, बेटा का बेटों, लड़का का लड़कों, लेकिन मुनि का मुनियों नहीं। मुनि यही शब्द हो, क्या होगा? जो दोनों में प्रयोग होता है। आइए और एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, मुनि बालक को अच्छी सीख देता है, अच्छी बात है। मुनि जा रहे हैं, मुनि जा रहे हैं मतलब बहुत सारे मुनि जा रहे हैं। तो यहाँ पास मुनि पहले वाक्य में एक वचन, दूसरे वाक्य में क्या हुआ? बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? कर्राहट, कड़ा, अष्ट, आठ, कुछ, गोख, कपित्थ, कैथा।
तो देखिए यहाँ कुछ और कोख बिल्कुल सही है, बाकी क्या है अशुद्ध है। इनका सूत्र आइए देखिए। कड़ाह का कटाह होता है, कैथा नहीं कप, कैथ होता है कपित, अष्ट नहीं अष्ट, अष्ट होता है आठ और अष्ट, ये होता है सम और तद्भव। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निम अज्जति निमज्जत, निखरा निखरा, अध सेरा अधसेरा, उतग्रीव उद्ग्रीव। पूछ रहा अशुद्ध, तो जो अशुद्ध है ऑप्शन ए अशुद्ध है। कैसे? देखिए निम्धन अज्जति, क्या निम्धन अज्जति, निमज्जत शब्द उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। इसका होता है निम्धन मज्जति। क्या होगा? निम्धन मज्जति, ये होगा, ये बनेगा निमज्जत। निमज्जत का अर्थ होता है नहाया हुआ। उपसर्ग के हिंदी में उपसर्ग के 10 हैं भेद। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10। जैसे अति से अत्याचार अतिक्रमण, अनु से अनुशासन अनुवाद, अभि से अभिभावक अभ्यास, उप से उपासना उपकार। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास। दौड़ धूप नहीं, मधुमक्खी इसी में है। पीताम्बर हो नहीं सकता, त्रिभुवन हो नहीं सकता। दिए गए शब्दों में मधुमक्खी शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा मधु की मक्खी, मधु की मक्खी। औरों को देख लीजिए। पीताम्बर, पीला है अंबर, पीला है वह जिसका, अर्थात विष्णु जी, बहुब्रीहि समास। त्रिभुवन, तीन भुवन संसार, द्विगु समास। दौड़ धूप दोनों पद समान है, द्वंद्व समास। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना या मरने मारने पर उतारू होना। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना, हमारे पीछे पड़े, हमारे सिर पर पड़े हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक। भाग जाना का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना। मरने मारने पर उतारू होना का जान पर खेलना। बाधक होना, रास्ते में कांटा होना। बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? वह क्या एक निश्चय कर रहा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इस वाक्य में बहुत जो शब्द है प्रविशेषण है। क्या है? विशेषता को बता रहा है अच्छा, लेकिन वो बहुत अच्छा है तो प्रविशेषण हुआ। अच्छा है यह कौन सी विशेषता है? गुणवाचक। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो गई है, सहायक क्रिया है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो यहाँ पास जो होगा परिमाण, क्या है? परिमाणवाचक विशेषण होगा। दांत और जीभ को स्पर्श, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहेंगे? दंत कहेंगे। और क्या कहेंगे? बहुत सरल है, दंत कहेंगे। ता बोलो, आप बोलिए। ता, था, दा, धा, ना। तो आपको जो जीभ है आपके दांतों को टच कर रही है, इसलिए क्या हो गया? दंत। वाह, वाह शब्द जो है दंतोष्ठ है, वाह। बोलिए। ओ कंठ, लगभग कान से आवाज आ रही, कंठोष्ठ। मूर्धन्य में री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा, सा। जहाँ आपकी जीभ बीच में ही ठा, ढा ऊपर तालु को टच करे फिर नीचे आए, उसे बोलते हैं मूर्धन्य। इस तरह आप इसको अपने से स्वयं प्रैक्टिकल करके आसानी से याद कर सकते हैं, ये बहुत सरल होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो चा तालव्य महाप्राण, खा महाप्राण कंठ, ता अल्प प्राण दंत, म ओष्ठ अघोष। तो देखिए यहाँ पर जो चा है तालव्य तो है, चा छा जहाँ क्या है तालु से बोलते हैं तालव्य है, लेकिन महाप्राण नहीं है, क्या है? अल्प प्राण है।
बाण का पर्यायवाची नहीं, बाण का पर्यायवाची नहीं है। सिलीमुख तो बिल्कुल है, विसिख भी है, आंसू गई है, सारंग नहीं है, सारंग नहीं है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हुआ, सारंग, सारंग नहीं है। देखिए बाण के आंसू, सिलीमुख, विसिख बाण के पर्यायवाची। सारंग का पर्यायवाची रंगीन, सुंदर, रसीला, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, हंस, हिरण। वेल जिसको सारंग का मतलब होता है जो सुंदरता को बताए। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। व्याख्यान परीक्षण बिल्कुल नहीं, स्व परीक्षण नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, निदानात्मक रिमेडियल टीचिंग, जिसको आप लोग जानते हैं इंग्लिश में रिमेडियल टीचिंग, निदानात्मक परीक्षण। अयोगवाह कहा जाता है अल्प प्राण को, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को। तो अयोगवाह जो कहा जाता है विसर्ग को, किसको कहा जाता है, विसर्ग को। जैसे अन्न और आहा, क्या ये दो अयोगवाह हैं। क्लियर। सुमेलित कीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो। सत्यार्थ प्रकाश सरस्वती, दयानंद सरस्वती, रामचरितमानस तुलसीदास, सूरदास, सूरसागर तुरदास, भक्तमाल नभादास। निम्न में भाव वाच्य का उदाहरण है। भाव, जहाँ भाव निकल रहा हो, ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ तो देखिए कार्य हो रहा है और यहाँ भाव यही है, बैठा नहीं जाता। ऐसा भाव, वो बैठने की कोशिश करता है लेकिन आपको दिखाई नहीं, तो वह भाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 2, क्योंकि वह भावना प्रतीत हो रही है। प्रश्न संख्या 50, अनुस्वार पूर्ण अनुसार अनुनासिक ध्वनि बिल्कुल सही है। वर का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, बिल्कुल, नाक से आवाज़ निकलती है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक, बिल्कुल सही। तो यहाँ पास दिए गए तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पास गद्यांश दिया है, कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कला का जीवन के यथार्थ रूप को चिन्हित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयकर मानी गई है। आइए देखते हैं प्रश्न। कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य है एक दूसरे पर आश्रित। क्या है, एक दूसरे पर, अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित। क्या है, एक दूसरे पर आश्रित। कला कौन सी श्रेष्ठ मानी जाती, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है, जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती है, जो कल्पना पर आधारित हो, जीवन उपयोगी हो। कला वो अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी, जो जीवन उपयोगी हो, हमारे जीवन के लिए भी काम आए। प्रश्न संख्या 53 और 54 के लिए पद्यांश दिया। श्याम गौर की में कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। पद में कौन सा भाव है। यहाँ पास आइए देखते हैं पहले इसका शब्दार्थ। उपयुक्त पंक्ति में राम लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन है, जो सीता जी के समकक्ष उनकी सखियों द्वारा किया जा रहा है। उसके सौंदर्य को सुनकर सीता जी का हृदय मधुरता से भर जाता है। तो यहाँ पास कौन सा भाव हो जाएगा, मधुर भाव। श्याम और की में कहो बखानी, गिरा नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो यहाँ पास मधुरता का भाव है। यह पद्यांश किस कवि का है, यह पूछा जाता है कि यह पद्यांश किस कवि का है। यह तुलसीदास जी का है या बालकांड से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, बहुत सरल है, यह जातिवाचक संज्ञा, किसी एक विशेष जगह को इंडिकेट किया है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
आप जानते ही हैं संज्ञा के 5 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्लियर है? आपको बता दिया कैसी है, व्यक्तिवाचक। सॉरी, मेरे मुंह से जातिवाचक निकला नहीं, यह क्या है? व्यक्तिवाचक। किसी एक को इंडिकेट कर रहा है ना, किसी एक। जैसे बोलते शहर में, तो शहर क्या है? जातिवाचक है। बालक जातिवाचक है, लेकिन किसी जगह का नाम लेंगे तो वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? ध्यान दीजिए पेपर। सुबुद्धि, असुबुद्धि, उत्कर्ष, अपकर्ष, आरोह, अवरोह, कीर्ति, अपकीर्ति। ये आरोह, अवरोह, कीर्ति, अपकीर्ति, उत्कर्ष, अपकर्ष बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होगा, अशुद्धि नहीं होता। अशुद्धि कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है हिंदी व्याकरण में। जोड़ी मिलाना है। तलवार को कृपाण, टेढ़ा वक्र, तरु वृक्ष, पटु प्रवीण। क्लियर? और आपको जो आंसर सही हो देख लीजिएगा ए। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? उसमें न पत्ते थे न फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो यह सही होगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रबंध है। यह कैसा है? मिश्र वाक्य है। ठीक, मिश्र वाक्य क्या होते हैं पहले जान लीजिए। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, यह सरल वाक्य है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, सरल वाक्य है। उसमें न पत्ते थे न फूल, यह संयुक्त वाक्य, क्योंकि 2 है। ठीक है। प्रश्न संख्या 59। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। यहाँ पर शब्द क्या है? विलुप्त है। ठीक है। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। में, मैं, पर। क्या होता है? अधिकरण में मैं, पर, संबोधन में है, अरे, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, आपादान से अलग होना। और लास्ट क्वेश्चन था, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये सबको पता है, आयुष्मती होगा। क्या होगा? आयुष्मती। तो आपको पता है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। चित्र, पत्र, पात्र, प्रश्न, मस्तिष्क, मनुष्य क्या है? पुल्लिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। दया, महिला, सभा, प्रार्थना, शिक्षा, व्याख्या आदि। ठीक है। तो साथियों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। हमारा टारगेट 30 व 30 में आपको कराना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको समझ में आया होगा कि नहीं? हाँ, जूनियर लेवल में थोड़ा कुछ हिंदी का लेवल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्या मैं और वीडियो लेकर आऊँ इसी प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।